हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल का जो शिफ्ट 2 में जो आपका क्वेश्चन जो आए हुए थे उसके जितने भी जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। और हर एक क्वेश्चन के आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहेगी जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में ईजी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपका ये दो रिलेशन दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। जैसे कि द क्लोजियम जो है आपका वो इटली है, तो बोल रहा है कि पेट्रा आपका एक दे दिया, तो रिलेशन बनाना फर्स्ट वाले से सेकंड का। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो द क्लोजियम है, जैसे कि जो हम लोग 7 वंडर्स जिसको बोलते हैं, 7 अजूबे किसके, दुनिया के, तो 7 वंडर्स जो होते हैं ना, तो द क्लोजियम भी एक 7 वंडर्स है। तो द क्लोजियम जो आपका कहाँ का है, इटली का है। ये देखो आप, इसको द क्लोजियम बोलते हैं। तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने वंडर्स होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने टोटल 7 वंडर्स होते हैं, मतलब 7 अजूबे होते हैं। कौन कौन से? क्राइस्ट द रिडीमर, ये स्टेच्यू है कहाँ पे, ब्राज़ील पे है। ताजमहल हमारे कंट्री इंडिया में है। पेट्रा आपका जॉर्डन में है। ठीक है, माचू पिचू पेरू में है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है। उसके बाद चीचेन इट्जा ये मेक्सिको में है। और क्लोजियम इटली में है। तो द क्लोजियम अगर आपका इटली में है तो पेट्रा कहाँ पे हो जाएगा, जॉर्डन में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। इसमें भी आपका रिलेशनशिप दिया हुआ है, भरतनाट्यम और ये तमिलनाडु। मतलब हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे कंट्री में 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस है, उसमें सबका भरतनाट्यम जो होता है ये तमिलनाडु का है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो अगर आपको सारा पता रहेगा तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो देखो, जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का हो गया। कथक आपका यूपी का हो गया। ठीक है, ये यूपी का हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी से तो भैया नाम से कन्फर्म है कि मणिपुर का होगा। ओडिसी से ये ओडिशा का है। और सतरी आपका असम का है। ठीक है, फिर इससे मैं रिपीट करता हूँ, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथक यूपी में है, यूपी का आपका कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। ठीक है, और आपका कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश। सतरी आपका असम का है। ठीक है, उसके बाद आपका ओडिसी तो ओडिशा का होगा। मोहिनीअट्टम तो बता ही दिया मैंने आपको कहाँ का, ये केरल का है। और मणिपुरी आपका मणिपुर का है। तो उसी तरीके से इस रिलेशनशिप से यहाँ पे क्या बना है, कुचिपुड़ी का जो आपका जो है ये क्लासिकल डांस है किसका, आंध्र प्रदेश का है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर। तो देखो आईपीसीसी क्या है, एक गवर्नमेंट मतलब एक आप ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा आपका, ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो प्रॉब्लम करती है हमारे क्लाइमेट को, तो उससे रिलेटेड ये डेटा प्रस्तुत करती है और बताती है मतलब दुनिया को कि भैया देखो इस आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह को कम कर लो आप। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब सारा चीज़ें बताती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर का जेनेवा में है। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसको कब फॉर्मेशन इसका हुआ था, 1988 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखो कुछ जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। इससे भी आपके हर एक क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये समझ लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। कि जब वर्ल्ड वार 2 आपके जब मतलब होने के बाद कि जो आपके प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएसए के, और प्राइम मिनिस्टर आपके ब्रिटिश के, उन लोगों ने डिसाइड किया कि कम से कम कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो क्या करे भैया पूरा मतलब कंट्री को टेकल कर सके। ठीक है, एक रूल रेगुलेशन हर एक कंट्री पर अप्लाई हो। तो उन लोगों ने तो पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उन लोगों ने लीग ऑफ नेशन का बनाया था, तो उसके रूल्स फॉलो नहीं हुआ, इसलिए वर्ल्ड वार 2 हो गया। तो उसके बाद उन लोगों ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो बताता हूँ। इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945, मतलब 24 अक्टूबर को हम लोग यूएन डे मनाते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसमें कितने नेशन थे, 51 नेशन था। ठीक है, दिख रहा है आपको। और अभी टोटल नंबर ऑफ इसमें कितने कंट्री है, 193 मेंबर्स है। ठीक है, और जो 193 मेंबर है क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन है, साउथ सुडान है। ये 2012 में जुड़ा है।
ठीक है। और यूनाइटेड नेशन की जो आपकी हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। तो जिस तरह हमारे कंट्री में पार्लियामेंट में रूल बनती है, उसी तरह वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन होते हैं द जनरल असेंबली में रूल बनता है। जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है तो उसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, उसमें से 5 मेंबर को परमानेंट मेंबर बोला जाता है। मतलब ये जो 5 मेंबर होते हैं 10 चुन कर आते हैं और ये 5 हमेशा रहेंगे और इन पाँचों के पास रहता है वीटो पावर, ठीक है। वीटो पावर मतलब भैया ये अगर कोई भी चीज़ बोलेंगे हाँ तो हाँ, ना बोलेंगे तो ना, ठीक है। तो कौन कौन से ये भी क्वेश्चंस में आता है कि भैया कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर है, तो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए है। और हर एक मतलब का जो इसका टर्म ओवर होता है, जो 10 चुने जाते हैं, कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। उसके बाद ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, मतलब जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं, याद नहीं करना इसको। फिर इसमें कोई द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का ही आपका अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। ये भी 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जिसमें ट्राइगेव ली ऑफ नॉर्वे वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये हमको याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, बहुत सारे और भी जो आपके मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। जैसे कि ITU जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये आपको एस्टेब्लिश हुआ था 1885 में। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में हो गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये आपका वाशिंगटन DC में हो गया। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म भैया हर एक एग्जाम में NTPC में तो भर भर के पूछा गया है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका भैया न्यूयॉर्क में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोम में है। यूनेस्को का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर वियना में है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, ये कहाँ पर, वाशिंगटन DC में है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये आपका नैरोबी जो कि केन्या में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जेनेवा में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये आपका वियना केन्या में है, ठीक है। और UN जो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। तो ये भैया जो आपके स्टार्टिंग के जो मैंने ये मार्क करके रखा ना, ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। और याद आप क्या करना ना, जितने भी जो जेनेवा वाले जो आपके हेडक्वार्टर है, क्या करना, सारे एक जगह लिख लेना नाम, ये सारे जो भी इतने इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है, और सबका हेडक्वार्टर क्या कर देना, कॉमन जेनेवा कर देना। इससे क्या होगा ना, ईजी होगा आपको याद करने में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या, द काइटो प्रोटोकॉल वाज एंटर्ड इनटू फोर्स इन द ईयर। अब देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। क्या पूछा, पहले ये पढ़ो, काइटो प्रोटोकॉल होता क्या है। काइटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। वो क्या करता है, ये रिड्यूस मैनेज करता है, किसको, रिड्यूस करने में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ये सन है, सन से रे आती है, ठीक है। तो कुछ रे जो होती है ना, ये सन एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है, जिसके कारण इसकी टेम्परेचर बढ़ती है। और कुछ इस रिफ्लेक्ट होकर फिर अंतरिक्ष में जाती है। लेकिन जब ये बाहर जाती है स्पेस में, तब क्या करती है, कुछ गैसेस होती है हमारे अर्थ के चारों साइड, वो उसको पकड़ के रख लेती है। उसके कारण क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए बाहर जाना चाह रही थी, अब बाहर जा नहीं पाएगी, तो इसको कोई पकड़ के रख रहा है, जिसके कारण आपका अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो आइस वगैरह वो क्या होगा, मेल्ट करेगा, और ओशियन का जो लेवल है ना, वो क्या करेगा, बढ़ेगा। और ओशियन का लेवल बढ़ेगा तो भैया आइलैंड वाली कंट्री क्या होगी, डूबेगी। और जो क्लाइमेट होता है ना, हर एक जगह मतलब जैसा होना चाहिए वो नहीं होगा, हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसीलिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, काइटो प्रोटोकॉल, कि भैया जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उसको कम किया जाए। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले ये पढ़ो, द काइटो प्रोटोकॉल वाज एंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब कब फोर्स में आया था। देखो एडप्ट किया गया था कब, 1997 में। काइटो एक जगह कहाँ पे, जापान में है। और ये इंटरनेशनल लॉ जो है ये कब आया था फोर्स में, 16 फरवरी 2005 में आया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 1997 भी दिया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया था, इसको एडप्ट किया गया था। लेकिन फोर्स में कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। तो आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब देख लो, अब इसमें क्या है ना कि जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट जो आपके किया गया है, मतलब जितने भी आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ है ना, तो जिससे जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना, जो आए हुए हैं अभी तक। जैसे कि 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये एक ईरान में जगह है, ठीक है। किसके कारण हुआ था, वेटलैंड का हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1983 में आपका कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इससे पूछा जाता है। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे एक जगह है, कहाँ पर है आपका,
कनाडा में, ये ओजोन लेयर जो होता है उससे बात करता है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन। क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, अर्थ के चारों साइड में जो आपका एक गैसेस का लेयर होता है, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन, वो क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेस निकल के आती है कहाँ से, सन से, उसको रोकती है, जिससे हमको स्किन कैंसर वगैरह भैया नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1989 में बनाया गया था बेसल कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, जो जिसकी मान लो कोई कंट्री होती है, ऐसा थोड़ी कि कोई भी कंट्री कहीं पर भी जाकर कुछ डंप करवा देगी, तो नहीं कर सकते। इसके लिए भैया वर्ल्ड में इसका एक बनाया गया ग्रुप, जिसका नाम क्या है, बेसल कन्वेंशन। ये करेगा, जो क्या करेगा, जो हैजार्डस जो होता है वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल है, उसका मूवमेंट को ये रेगुलेट करवाएगा। 1992 में हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी चीज़ होगा आपका, उसके बारे में डील करेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि भैया पेरिस में 2015 में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, तो वो यहीं से निकल के आया, मतलब इसी कंट्री में आता है। काइटो प्रोटोकॉल भी भैया इसी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो काइटो प्रोटोकॉल जो क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर के बारे में बात करता है। 1998 में आपका रोटरडम कन्वेंशन हुआ था, ये याद रखने से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या करता है कि मान लो कोई भी जो कंट्री होती है, तो हैजार्डस जो केमिकल होता है आपका, उसको जो अगर मान लो कोई डिपोर्ट करना चाहता है, ठीक है, मतलब तो उसको भैया उससे रिलेटेड ये डील करता है, किसके बारे में, केमिकल्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। तो भैया उसके फाउंडर कौन है, मोतीलाल नेहरू, जो कि फादर किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उस फाउंडर दिया, ये सारे फाउंडर होंगे। कब फाउंड किया गया था, 1923 में, और 1935 में ख़त्म भी हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकल के आया था, और फिर मर्ज हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ, तो ये 1885 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इसके, WC बनर्जी थे। WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके। उसके बाद अगर पूछा जाए महात्मा गांधी इसका प्रेसिडेंट कब रहे हैं, तो 1924 को रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब रहे हैं, 1906 को रहे हैं। और फर्स्ट टाइम इन्होंने ही इस सेशन में स्वराज जो होता है, मतलब पूर्ण स्वराज का डिमांड किया था। ठीक है, इसको इनको द ग्रेट मतलब ओल्ड मैन भी बोला जाता है। ठीक है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस कब रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, तो ये रहे हैं आपके 1938 और 39 को रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का भैया 1885 में इसका स्थापना हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। 1924 का कौन थे, महात्मा गांधी थे। और 1906 में दादा भाई नौरोजी थे। और सुभाष चंद्र बोस आपके 1938 और 39 में रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, द फ्लैग ऑफ मलेशिया कंप्राइजेज अ फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स। तो ये आपका आंसर इसका क्या है, D, मतलब 14 आपके अल्टरनेटिव रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं किसके, मलेशिया के फ्लैग में। अपने कंट्री का फ्लैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा जो नेम होता है फ्लैग का, जिसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं, उसका मतलब क्या, ट्राई कलर। इसका प्रोपोर्शन जो होता है ये 2:3 होता है। ठीक है, ये हम लोग इसको अडॉप्ट किए थे कब, 22 जुलाई 1947। और इसमें हर एक जितने भी आपका कलर होते हैं, जैसे कि सेफ्रन कलर, वाइट एंड इंडिया ग्रीन होता है, हर एक का अपने एक अलग मीनिंग होता है। 24 स्पोक्स होता है ये वाला आपका। ठीक है, और डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, मतलब पिंगाली बेंकिया के द्वारा जो है हमारा फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। मतलब जो घरों में जब ये फ्रिज होता है वो किस पे काम करता है, ये काम करता है इवेपोरेशन पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो भैया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, रेलवेज़ के लिए। तो जो हमारी जो रेलवे होती है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट आपका नेटवर्क है एशिया में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क कहाँ पे है, एशिया में है। और आपका 4th नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड की बात करें। फर्स्ट नेटवर्क में USA है, फिर रसिया है, फिर चाइना है, फिर हमारी कंट्री है। और जो भैया जो ट्रेन जो चलती है, तो ये अलग अलग गेजेस पे चलती है, जैसे कि ब्रॉड गेज हो गया, मीटर गेज, नैरो गेज। 1.676 मीटर आपका ब्रॉड गेज की होती है लंबाई, मतलब होती है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जो उसका जो डिस्टेंस मतलब जो होता है ये 1.676 होता है। मीटर गेज की बात करो तो ये आपका 1 मीटर है। नैरो गेज आपका 0.761 से लेकर 0.610 मीटर होता है। तो फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन कहाँ पे चला था आपका, ये देख लो। फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रेन जो आपका है ये चला था कहाँ पे आपका, थाने से
1853 में चला था आपका मुंबई से लेकर थाने, ठीक है, जो कि 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सेकंड की बात करूँ तो वो हावड़ा से लेकर हुगली था 1854 में, ठीक है। और फर्स्ट जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी, उसका नाम क्या था, डेक्कन क्वीन थी भैया। वो कब चला था, 1929 में। और कहाँ से कहाँ चला था, बम्बई एंड पूना के बीच में, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन जो आपका रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। तो अगर मैं बात करूँ ये सारे आपके जितने जोन होते हैं उसके हेडक्वार्टर आपको दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के आपके हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो, जैसे कि आप ईस्टर्न रेलवे की बात करो तो आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सॉरी, ईस्टर्न रेलवे आपका कोलकाता में हो गया। नॉर्दर्न की बात करो तो न्यू दिल्ली में है। अगर आप वेस्टर्न रेलवे की बात कर लो तो मुंबई में है। तो ये सब सारी चीज़ आप याद रख सकते हो। जो टोटल नेटवर्क है रेलवे का, जो नेटवर्क बिछा हुआ है ये अप्रोक्सीमेट आपका 63,000 किलोमीटर है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो मेट्रो भाई हमारे कंट्री में आया था कब आया था, 24 अक्टूबर 1984, ठीक है, में आया था। जो कि आपका 2 स्टेशन कौन, दमदम एंड बेलगछला, मतलब ये आपका शायद आप चेक कर लेना, वेस्ट बंगाल में है, उसी के बीच ये किया गया था। और 24 अक्टूबर के मैंने अभी आपको एक डेट बताया था, अगर आपको याद है, अगर अभी अपने पीछे देखा होगा तो 24 अक्टूबर को हम लोग बनाते हैं क्या, UN डे मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ठीक है। हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो एम्पायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट सी। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो पढ़ना तो पढ़ सकते हो इससे। क्वेश्चन नंबर 10 के इन ऑर्डर टू हेल्प द फ्रीडम स्ट्रगल विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द लोकमान्य तिलक। सबसे पहले देखो ये जो आपका केसरी जो आपका न्यूज़पेपर है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1881 में बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पूरा नाम आपका ये लिखा हुआ है। तो कब स्टार्ट किया गया था, 1881 में। कौन सा, केसरी। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल डांस ऑफ कथकली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो अगर आपने स्टार्ट में याद किया होगा तो उड़ीसा का तो देखो ओडिसी करके था, ठीक है। तो इसके भैया तो ये तो होगा नहीं। केरला का 2 था, एक मोहिनी आइटम था और एक था कथकली। तो भैया ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का भैया क्या था, कुचिपुड़ी। और असम का सत्रिया। तो देख रहे हो एक ही एग्जाम में भैया 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कृष्णानथम इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये तो लोकल भैया डांस है, तो ये किसके लिए, 4C, मतलब केरला का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। तो इन्होंने इन्वेंट किया था भैया क्लिनिकल थर्मोमीटर का। आंसर इसका 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस क्राफ्ट वाज यूज्ड बाय राकेश शर्मा टू मेक हिज हिस्टोरिक ट्रिप टू स्पेस। हमें पता फर्स्ट जो हमारे कंट्री से मेन जो स्पेस पे गया कौन गया था, राकेश शर्मा। तो भैया वो गया था किससे, प्रोग्रेस 1, मतलब आंसर इसका सॉरी इसका स्विस T11, ठीक है, रसिया की हेल्प से हम लोग गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सॉरी सी मतलब यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन में क्या है 2। अब बात कर लेते हैं कुछ आपका इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड आर्करी, मतलब जिसको हम लोग तीरंदाजी बोलते हैं, इट्स ऑफिशियल डेब्यूट एट समर ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये आपका किया गया था 1900 में। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 23 जून को हम लोग ओलंपिक डे मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका ये आता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग ओलंपिक मतलब कब मनाया गया था। तो ये आपका 6 अप्रैल 1896 में, कहाँ पे, ग्रीस, जिसकी कैपिटल एथेंस से, वहाँ पे किया गया था, ठीक है। और सेपरेट हो गया था आपका विंटर ओलंपिक कब, 1924 में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो वीमेंस जो पार्टिसिपेट की थी कब, 1912 में किया गया था, मतलब महिलाओं के द्वारा। ये 4 साल में भैया हर एक बार होता है। जैसे 2020 का भी जो टल गया, जो जापान में होने वाला था, तो भैया 2 बार कम से कम 2000, अब ये नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करो तो ये कहाँ पर है, लॉसनी, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इसके कुछ जो ओलंपिक के जो सिंबल्स होते हैं वो सब कुछ दिया गया है। तो आप इसको याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन तो वो उसको आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एंटोनियो म्यूकी इज़ एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। इन्होंने भैया टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ बी क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये शायद मुझे लग रहा है कि इसका रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो जितने भी आपके जो इन्वेंशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको एक जगह पे सब कुछ करवा दूंगा, इन्वेंशन वाले ये सारे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, IRS सीरीज ऑफ इंडियन सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर, तो इसको यूज़ किया गया था रिमोट सेंसिंग के लिए, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। सैटेलाइट के बारे में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है भैया, सैटेलाइट जो अर्थ के चारों साइड जो आपका हेवनली बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, कुछ पोल्स में रोटेट करते हैं और कुछ भैया उसके चारों साइड में चक्कर लगाते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो सैटेलाइट बनाया गया है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो 2 तरह का, जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट। तो जो पोलर मतलब ये जो पोल वाले एरिया में जो आपके सैटेलाइट आपके मतलब रहते हैं उसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, और ये जो चारों साइड आपके चक्कर लगाते हैं अर्थ को उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम लोग GSLV जिसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस व्हीकल के द्वारा उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। और भैया जो पोलर सैटेलाइट होता है उसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है भैया एक चक्कर पूरा टाइम पीरियड जो उसका 24 आवर होता है और वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपका जो इसमें यूज़ कहाँ पे होगा, इसका टीवी सिग्नल में यूज़ करते हैं और टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। पोलर सैटेलाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये अर्थ से आपका 800 किलोमीटर ऊपर होता है, इसका टाइम पीरियड ओनली 84 मिनट होता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग में, स्टडिंग अपर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इन मैपिंग एट्सेट्रा। और PSLV सीरीज सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको आपको याद रखना है। और जो हमको पता है कि जो मून होता है वो हमारा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। और किसी भी देखो जैसे कि अगर हमको किसी कोई भी चीज़ को अगर हमको स्पेस में भेजना है ना, तो मतलब उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को भैया उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है एक एस्केप वेलोसिटी देना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ अर्थ में जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून की बात करो तो ये होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मून में कम इसलिए क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वातावरण है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का, कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट इफ मोर लैम्प्स आर पुट इनटू सीरीज सर्किट द ओवरऑल करंट। मतलब देखो अब क्या करें, बहुत सारे लैम्प्स आप सीरीज में लगा रहे हो और वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हो, वोल्टेज को कांस्टेंट अगर ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V=RI, तो बोल रहा है कि ओवरऑल करंट क्या होगा भैया, करंट क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका B। विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 3, तो एटॉमिक नंबर 3 किसका आपको पता होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आपको तो याद रहना चाहिए। तो इसका 3rd आंसर हो जाएगा, मतलब लिथियम हो जाएगा। कुछ बेसिक देख लेते हैं कि जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है, क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस होता है, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो होता है वो मोसले के द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर जो फिजिकल एंड केमिकल पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं किसके होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो फंक्शन होते हैं वो किसके, एटॉमिक नंबर के होते हैं। एटॉमिक नंबर कौन बताया आपका, मोसले, और एटॉमिक मास किसने बताया था, मेंडली पीरियोडिक लॉ के द्वारा बताया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेंडली पीरियोडिक लॉ द्वारा बताया गया था कि इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यहाँ पे एटॉमिक मासेस है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा दिया गया तो वो मोसले के द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और हमें पता कि S, P, D, F ये 4 आपके ब्लॉक बटे हुए हैं, ठीक है। और आउटर मोस्ट और जैसे ऑर्बिट में इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब रह सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ टोटल आपके जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो ये वर्टिकल वाला लाइन क्या, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो जो सेकंड ग्रुप होता है उसको अल्केलिन अर्थ मेटल बोला जाता है, जैसे बेरिलियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम। और फर्स्ट वाले को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ मेटलॉइड्स मतलब जैसे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से है, आपका हो गया बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलरम होता है। और जो आपका 17 ग्रुप का जो मेंबर के जो जितने भी एलिमेंट है, चाहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोला जाता है हेलोजन ग्रुप्स। तो इसका एक शॉर्टकट है क्या, फेक CBI, एफ से फ्लोरीन, सी से क्लोरीन, बी से आपका ब्रोमीन, आई से आयोडीन हो गया। और जो आपके 18 वाला जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है नोबल या तो इनर्ट गैस बोला जाता है, जैसे हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनन। और आपका जो रेडन होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, साउंड वेव्स आर ट्रेवल इन। तो भैया साउंड वेव्स जो ट्रेवल करता है कहाँ पे करता है, मतलब साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल, मतलब कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये भैया
वैक्यूम, जिसको निर्वात बोलते हैं, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकते, तो आंसर 4 हो जाएगा। तो कुछ समझ लेते हैं वेव क्या होता है यार। देखो ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने भैया, मैं सपोज करो यहाँ से आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ पे कुछ हिट करोगे तो भैया ये वाइब्रेशन आपको यहाँ पर फील करोगे, तो यहाँ पे मैटर मूव नहीं कर रहा, लेकिन भैया ये जो वेव है ना, ये वेव यहाँ पे मूव किया, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है। तो ये मीन डिस्टेंस जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। और कंप्लीट जो आपका ये वेव होता है इसको हम लोग वेवलेंथ लैम्डा बोल देते हैं। और जितना ये जब आपका क्या एक साइकिल बोलते हैं, मतलब एक चक्र में भैया ये वेव इस तरह का ट्रेवल किया, फिर अगला चक्र स्टार्ट होगा तो फिर कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल होगा उतना आपका फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स उसके ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन अब देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है इससे, कि आपके जो वेव्स होते हैं मैकेनिकल वेव्स, या तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है या तो ट्रांसवर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब जो भैया एक लेंथ में मतलब फ्लो करेगा, ठीक है, और ट्रांसवर्स मतलब भैया परपेंडिकुलर 90 डिग्री में वाइब्रेशन के कारण करेगा। तो जो आपके वेव्स ऑन स्प्रिंग हो या साउंड वेव्स हो, कैसे वेव्स होते हैं आपके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउंड वेव्स कैसा वेव्स होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा। और जैसे कि जो आपके मैं बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो वेव होते हैं जिसको भैया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपका जो मैकेनिकल वेव होता है उसको कुछ मीडियम चाहिए, चाहे आप उसको एयर दे दो, वहाँ पर भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया बताओ उसकी जो साउंड वेव्स होती है उसकी मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, तो उस वेव की सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगी, सॉलिड ऑब्जेक्ट में होगी ना, क्योंकि वो निर्वात में तो भैया ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। और निर्वात में कौन सा वेव ट्रेवल कर सकता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है आपके, कैथोड रे हो गया, कैनाल रे, अल्फ़ा रे, बीटा रे, ये सब मतलब कैथोड, कैनाल, अल्फ़ा, बीटा, ये सब सारे छोड़ के ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। कौन कौन होंगे, लाइट और हीट वेव जो होते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल हो गया। और यहाँ से एक वेरी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, न्यू मतलब जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। न्यू जो होता है ये होता है c/λ। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया उस वेव का, सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि लैम्डा को बढ़ाएंगे तो बताओ न्यू क्या होगा, भैया घटेगा। कभी पूछेगा न्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा क्या होगा, तो ये रिलेशन हमसे याद रखना कि न्यू इज इक्वल टू जो होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c/λ, जहाँ सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में 22 इन MS एक्सेल व्हाट इज़ द फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं भैया नेस्टेड फंक्शन। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज़ फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में भैया मतलब जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसी के कारण तो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, ठीक है। तो सेल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे बॉडी का भैया, तो सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। और जो मतलब स्टडी जो हम लोग सेल की करते हैं जिस ब्रांच में, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और साइटोलॉजी का भैया मतलब किसने इसका टर्म दिया था, ये आपका सेल, तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेल जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है भैया इसमें आपका जो है न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ठीक है, और इसमें रहेगा। तो ये कुछ उसके आपके अलग अलग मतलब दिया हुआ क्या कि इसमें भैया लैक्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें मतलब न्यूक्लियस का मतलब नहीं रहेगा, इसमें रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें सिंगल नेक्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, इसमें आपका मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट रहेंगे। इसमें सेल डिवीजन इज डायरेक्ट होता है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन अकर्स बाय मिटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। और कुछ आपके फन फैक्ट के बारे में यहाँ पर देख लो आप कि जो आपके लार्जेस्ट नॉन सेल होता है आपका अनफर्टिलाइज्ड ऑस्ट्रिच जो होता है शतुरमुर्ग जिसको हम बोलते हैं, उसका एग होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ PPLO, ये चलो इसको छोड़ दो आप। जो आपका ह्यूमन नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की अगर मैं बात कर लूँ तो वो फीमेल का ओवम होता है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल की बात कर लूँ तो वो रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो सेल वाल का काम क्या रहता है भैया, ये फंक्शन होता है टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपको पावर हाउस बोला जाता है किसका, सेल का। और प्लास्टिसाइड क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको हम बोला जाता है किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्वेश्चन 24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेच्यूज
इज़ एन आइकन ऑफ फ्रीडम डिज़ाइंड बाय फ्रेंच स्कल्प्टर। शिल्पकार कौन है भैया, मतलब इन सारे स्टेचू का? तो भैया आपका जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, जो आपका यूएसए में है, तो उसके जो आपके शिल्पकार थे वो फ्रेंच के थे, ठीक है, फ्रेंच के, मतलब फ्रेंच के स्कल्प्टर थे, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइडिया दैट अ न्यू स्पीसीज आर formed from the sudden and unexpected emergence of alternations in their defining traits। देखो मतलब कुछ, देखो आपने एक मूवी देखा होगा वुल्वरिन वगैरह, जो भैया तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है उनका, मतलब शक्ल चेंज हो जाता था। तो ये सब सारा चीज़ जो भैया आता है कंडीशन, ये सब म्यूटेशन के कारण आता है, ठीक है। तो आंसर उसका 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, ये आपका फिर से रिपीट हो गया, तो भैया वही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला, ठीक है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑल्सो रिफर्ड एज आईसी चिप इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ए स्मॉल प्लेट इज अ मेड ऑफ। तो भैया जो चिप्स बना होते हैं वो किसके बना होता है? सिलिकॉन्स का। मतलब जितने भी आपके आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम जो चीज़ होते हैं सिलिकॉन के द्वारा ही बना होता है, ठीक है। थर्ड का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे भैया? JB मालवंकर थे, ठीक है। और भैया सबसे लॉन्गेस्ट अगर बोलेगा कि लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन रहा है, उसका नाम, उनका नाम है बलराम झांझकर है, ठीक, झांकर करके है, बलराम झांकर, ये लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे हैं, ठीक है। विच यूरोपियन कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस बैंक नोट्स, मतलब जिसने फर्स्ट टाइम बैंक नोट्स का मतलब इंट्रोड्यूस किया था और बहुत ही जल्दी बनने वाला कैशलेस कंट्री, तो वो स्वीडन था, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स इज द लार्जेस्ट डायमीटर। तो इसका भैया अभी कंसेप्ट आपको मैं बाद में जब डिटेल में बताऊंगा ना तो बता दूंगा, तो यहाँ इसका आंसर लेकिन अभी बता देता हूँ, इसका ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिजीज कॉजिंग एक्यूट गेस्टोरियोटेस्टिनल इन्फेक्शन। मतलब कभी कभी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे खतरनाक होते हैं ना कि भैया आ नहीं पाता, ठीक है। तो भैया इसमें आपको बताना कि भैया कौन से वाटर बोर्न डिजीज है, मतलब वाटर के कारण भैया फैलता है, ठीक है। तो ये आपको बताना, इसको इसलिए मैंने इसको सारे ऑप्शन वगैरह भी हटा के रखा है, ठीक है, ताकि मुझे ये समझ में आएगा कि भैया आप मतलब कुछ आप भी तो मेहनत कर लो। तो इसका आप कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूँगा। क्वेश्चन 32 क्या? ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजन्स डू क्लाउड जो होते हैं फ्लोट करते हैं कहाँ पे? स्काई में। तो ये होता है भैया लो प्रेशर के कारण। तो आंसर हो गया 1। जो गोदावरी रिवर होती है कहाँ से पास नहीं करती, किस स्टेट से पास नहीं करती? तो वो भैया छत्तीसगढ़ के अलावा वो सारे से होके पास करती है, ठीक है। महाराष्ट्र से पास करेगी, गुजरात से पास करती है और आंध्र प्रदेश से पास करती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे आपको करवा दिया, ठीक है। और भी आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी मैं करवाऊँगा। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, ठीक है, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा भैया वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।